कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद मध्य प्रदेश में वहां के चुनाव परिणाम को लेकर टकराहट शुरू हो गई है। कर्नाटक के नतीजों से कांग्रेस में भारी उत्साह है। कांग्रेस के नेता दावे कर रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजे सिर्फ एक राज्य के नतीजे नहीं हैं, ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। मैं तो सबसे ज्यादा बधाई कर्नाटक के मतदाताओं को देता हूँ कि बीजेपी ने हर चीज का उपयोग किया, बजरंगबली से लेके तरह तरह के रोड शो, तरह तरह के नुक्कड़ सभा, इतना पैसा, इतनी पुलिस, इतना प्रशासन, ये सब बीजेपी ने, ऐसा कोई हथकंडा नहीं था जो उन्होंने नहीं अपनाया। और वो कांग्रेस के 50% में भी नहीं पहुंची। कितना प्रचार बजरंगबली के नाम पर किया, बजरंगबली का अपमान, फलाना, ये सब कहाँ गया? कम से कम कांग्रेस के आसपास तो आ जाते। 64 सीटें मिली, आधी मिली। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन दावों को दिन में सपने देखने जैसा बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना छोड़ दे। मध्य प्रदेश में शिवराज और मोदी सरकार के काम से फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है और मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है। हमारी सरकार ने गांव-गांव में, घर घर के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। आप चिंता मत करिए, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के विश्वास पर और गरीबों के जीवन बदलने के अभियान पर ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक कार्बन कॉपी बन गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने आरक्षण का दायरा 50 से 70% करने का ऐलान किया। एमपी में भी कांग्रेस जातिगत जनगणना और आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने का वादा कर रही। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर चुनावी मुद्दे तय किए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदेश और विधानसभा स्तर के वचन पत्र ला रही। कर्नाटक में कांग्रेस के सभी नेता एकजुट रहे और गांधी परिवार पूरे चुनाव में सक्रिय रहा। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और दिग्विजय की अगुवाई में कांग्रेस एकजुट हो रही। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे तय हो रहे। कर्नाटक में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओल्ड पेंशन लागू करने का वादा कर रही है। बहरहाल कर्नाटक के चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश की सियासत में किस हद तक प्रभावित करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस में जोश तो भर ही दिया है। वहीं बीजेपी को भी मंथन करना पड़ रहा है कि कर्नाटक में आखिर कौन सी चूक हो गई और एमपी में उससे कैसे बचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो कर्नाटक की बम्पर जीत से मध्य प्रदेश में कांग्रेसी गदगद है। कर्नाटक के परिणाम को सत्ता परिवर्तन की आहट कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक कांग्रेस के लिए कार्बन कॉपी बन सकता है या नहीं, आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया है और अब बिल्कुल उसी तर्ज पर वो मध्य प्रदेश में भी इसे दोहराने की बात कह रहे हैं, आपका क्या सोचना है इसे लेकर के? कि कर्नाटक के चुनाव से कांग्रेस में उत्साह तो आया है जी, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हल्का सा उनका जो उत्साह था उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस कर्नाटक के चुनाव परिणाम भाजपा की सरकार और संगठन पर थोड़ा दबाव तो बनाएंगे। जो असंतुष्ट हैं वो लोग, या कुछ अपने कामों का जो भी कुछ है, लेकिन कांग्रेस में निश्चित रूप से ये जो कर्नाटक में उन्होंने फार्मूला अपनाया, और अगर आपको ध्यान हो तो लगभग ये फार्मूला उन्होंने 2018 में मध्य प्रदेश में भी अपनाया था। जैसे आप वोटों का प्रतिशत अगर आप देखें कर्नाटक में, तो भाजपा का वोट कम नहीं हुआ, लेकिन भाजपा विरोधी वोट जो बाजार में फैला हुआ था उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एकत्रित किया और वो कांग्रेस पर आया। तो कांग्रेस के वोट का प्रतिशत जो बढ़ा है वो 5-6% बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी इसी रणनीति पर काम करेगी कि भाजपा विरोधी जो भी वोट है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो
और वो कांग्रेस को आकर के उसमें मिले। तो कर्नाटक में इनकी जीत का जो सबसे बड़ा दो कारण रहे। एक तो ये जो उन्होंने वोट को पोलराइजेशन किया, एक तो ये उनका कारण रहा, जी और दूसरा जो उन्होंने कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे उठाए। उन्होंने बहुत ज्यादा धर्म पर, इस पर बहुत बात नहीं हुई, वहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे उठाए। जी मैसूर में का मुद्दा अलग उठाया, लिंगायत का मुद्दा अलग उठाया, माइनॉरिटी में मुद्दा अलग उठाया। ये जो उन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए थे, मैं समझता हूँ कांग्रेस अभी जो 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं, तो वो यही कांग्रेस ये बराबर प्रयास कर रही है कि कौन सा मुद्दा वो बुंदेलखंड में उठा सकते हैं, कौन सा महाकौशल में उठा सकते हैं, कौन सा मालवा में उठा सकते हैं। जी इसके अलावा जातिगत समीकरणों के आधार पर माइनॉरिटी में वो कौन सा मुद्दा उठाए, ब्राह्मणों में कौन सा मुद्दा उठाए, जी ओबीसी में कौन सा मुद्दा उठाए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इसी रणनीति पर कर्नाटक के स्टाइल में काम करेगी। जी जी चलिए ठीक है। मैं इसी बात पर रिएक्शन चाहूँगा आशीष दुबे जी से। आशीष जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आया, अब उसका मध्य प्रदेश में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश में पहला इम्पैक्ट तो कांग्रेस का जो बेसिक जो कार्यकर्ता है, जो उनका कॉर्डर है, उस पर पड़ेगा। जी क्योंकि उन्हें एक थोड़ा सा वो और चार्ज हो जाएगा, उनको उत्साह मिल जाएगा। एक पहला फर्क तो कांग्रेस के उसको ये होगा। दूसरी बात ये है कि इससे कर्नाटक के चुनाव से कांग्रेस को एक लाइन भी मिली है। वो लाइन ये है, जैसा कि अभी शर्मा साहब बता रहे थे कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर पहले भी 18 में भी एक प्रयोग कर चुकी है, जब उसने किसान कर्ज माफी का वादा किया था और कुछ और मुद्दे उसने उठाए थे। जी लेकिन इस बार मुझे लगता है कर्नाटक के बाद और व्यापक रूप से इन मुद्दों को छूने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। और मुझे लगता है कि यदि वो सामाजिक रूप से, जैसे कर्नाटक में सामाजिक यानी समाज को अपलिफ्ट करने के लिए जो उन्होंने कोशिश करी है, जो मुद्दे दिए या जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, गारंटी की जो भी की, वो मुद्दे मध्य प्रदेश में भी चलेंगे। इसकी झलक यूं भी आ सकती है कि उन्होंने 500 रुपए के सिलेंडर की घोषणा 1.5 महीने पहले कांग्रेस कर चुकी है। जी ये उनकी घोषणा मुझे लगता है हाईकमान से तय हुआ है, ये कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यही कर्नाटक में भी हुआ है, ये राजस्थान में। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस बीजेपी की जो लाडली बहना योजना है, उसके काउंटर में नारी सम्मान योजना लागू की है, 500 रुपए प्रति माह ज्यादा पे। तो सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने के बहाने वोटों को इकट्ठा करने की जो जुगत है, ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी करेगी। और यदि ऐसा कांग्रेस करती है और भाजपा भी ऐसा करती है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है कि समाज का कमजोर वर्ग यदि मजबूत होता है किसी न किसी तरह से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इस तरफ अगर ये धर्म और दूसरी चीजों की बजाय अगर पार्टियां इस तरफ लौटें, तो मैं मानता हूँ कि एक शुभ संकेत है। हालांकि बहुत ज्यादा मुफ्त चीजों में बहुत सारे बैलेंस, बहुत सारे समीकरण बिगड़ते हैं। बावजूद ये है कि अगर इन्हीं के बीच में तो सरकारें या दल रास्ता खोजेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जो बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद है, धर्म है और दूसरी चीजें हैं, वो लोकसभा चुनाव के लिए छोड़ देने चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात आपने काफी अच्छी कही। रमेश जी, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कर्नाटक से बीजेपी सबक लेगी? ये तो बात हो गई कांग्रेस की, क्या कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है। बात अगर बीजेपी की करें तो क्या बीजेपी कर्नाटक से मध्य प्रदेश में सबक लेगी? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडी शर्मा जी की बात सुनी और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का गढ़ है मध्य प्रदेश, और यही बातें कही गई थी 2018 में भी। लेकिन परिणाम क्या आया था, ये सबको पता है क्या परिणाम रहा था 2018 में। देखिए, निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनाव से भाजपा को सबक लेना चाहिए और 2018 के चुनाव से भी भाजपा को सबक लेना चाहिए। जी 2018 में भाजपा की हार का एक कारण तो जो मैंने बताया कि भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस में पोलराइज हुआ था और उनका 4-5% वोट बढ़ा था। लेकिन फिर भी भाजपा में उम्मीदवारों का जो चयन था, कहीं नहीं कुछ सीटें ऐसी हैं अब जो कि 5 बरस हो गए और उनको अब दोहराने से कोई अर्थ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर 12-14 टिकट ऐसे मेरी जानकारी में थे जिनका स्थानीय स्तर पर बहुत विरोध था, और वो अगर टिकट भाजपा बदल देती तो मैं समझता हूँ बहुत कठिनाई उनको नहीं आती। कुछ सीट तो बाय द वे अगर टिकट नहीं बदलना था तो वो सीट बदल देते, आपस में एक्सचेंज कर देते। लेकिन अब उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, तो उम्मीदवारों की हार हुई है कुछ स्थानों पर, पार्टी की हार बिल्कुल नहीं हुई है। तो ये जो एक कारण था। अब कर्नाटक में एक और बात थी जी, कर्नाटक में भाजपा ने एक सिरे से बहुत सारे टिकट बदले। या तो ये जो एक रास्ता उन्होंने निकाला वो गुजरात में उनका सफल हो सकता है, या नगर निगम महानगर पालिका जो दिल्ली में सफल हो सकता है, एक
एक थोक में टिकट बदल देना, लेकिन कर्नाटक में उनका ये फार्मूला फेल हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी समय है 4-5 महीने का, 4 महीने का, उनको ये होमवर्क करना चाहिए कि कौन व्यक्ति टिकट बदलना जाए और कौन सा नहीं बदला जाए। 2018 में मध्य प्रदेश में उनकी हार का एक कारण उम्मीदवार के चेहरा भी रहा है। अगर वो उम्मीदवार बदलते तो एक परिणाम ना होता। ठीक उसी प्रकार कर्नाटक में जरूरत से ज्यादा टिकट बदल देने से भी उनको नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ ये बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां टिकट बदलें, जहां आवश्यक ना हो वहां टिकट बिल्कुल ना बदलें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी, जो बात शर्मा जी बोल रहे हैं कि टिकट वितरण को लेकर के बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है बीजेपी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टिकट वितरण को लेकर सावधानी अगर बरती गई और सही चेहरों को, असरदार चेहरों को बीजेपी सामने लाती है तो बीजेपी की बेहतर एक उम्मीद बन सकती है। इसलिए बन सकती है क्योंकि बीजेपी लंबे समय सरकार में रही है, तो एक स्वाभाविक जो एंटी इनकम्बेंसी का एक जो फैक्टर होता है वो सरकार के साथ जुड़ता है। तो ये इसको काटने के लिए जरूरी नहीं है कि सारे टिकट बदल दिए जाएं। जैसा कि अभी सुनने में आता है कि भाजपा में चल रहा है कि 80 टिकट काटेंगे, 90 टिकट काटेंगे, ये वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि कौन जीत सकता है और किस तरह के समीकरणों में वो फिट हो सकता है, ये बहुत जरूरी होगा। बहुत ज्यादा नए प्रयोग करने का जो खामियाजा भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव में भुगता है जी। जब उन्होंने नए टिकट दिए थे तो भाजपा का जो पुराना कॉर्डर है या जो पुराने नेता उनसे उनका तालमेल नहीं बना और जो भी परिस्थितियां रही भाजपा के लिए वो नतीजे बहुत उम्मीदों वाले नहीं रहे, निराशाजनक रहे। तो यदि विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यदि ये टिकट वितरण में सावधानी रखती है तो, लेकिन उसमें एक दुविधा बीजेपी की सामने आएगी, कांग्रेस से बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो जाए। बिल्कुल। वो जो 28-29 भाजपा की सीटें हैं जहां पर वो फिर टिकट मांग सकते हैं या टिकट का दबाव बना सकते हैं, और यदि उन्हें टिकट दिया जाता है तो भाजपा का वो कैंडिडेट जो पिछली बार इन्हीं से हारा था, वो समस्या वहां पे खड़ी होगी। तो भाजपा को इसको बहुत सावधानी से निपटना होगा। कैसे निपटना चाहिए, भाजपा के पास एक चुनाव की पूरी मशीनरी है, वो उसको सोचते होंगे, लेकिन ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा होगा टिकट वितरण यानी चेहरे। भाजपा जो चेहरे सामने लाएगी वो कितने विश्वसनीय हैं और लोग उनसे कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश जी, एक बात और है कि जैसे कर्नाटक में जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने काम किया, आज आरक्षण की बात हो या ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, वही बात वो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में अगर आते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और जो आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज वहां काम कर गई वो क्या यहाँ भी काम करेगी? ऐसी होती है, कुछ चीजें कॉमन होती हैं और कुछ चीजें क्षेत्र के हिसाब से कुछ अलग होते हैं। जैसे तो अगर जो खासतौर से पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से वो यहाँ भी काम करेगा। आरक्षण का मुद्दा जो विस्तार की बात है वो यहाँ संभवतः उतना असर नहीं दिखाएगा जितना ओल्ड पेंशन का असर मुद्दा दिखाएगा। और जैसा आशीष जी ने कहा है कि जैसे लाडली बहना के मामले में 500 रुपए ज्यादा की बात कही है, 500 रुपए का सिलेंडर की बात कही है, ये मुद्दे निश्चित रूप से असर दिखाएंगे। और फिर एक इसमें जो कांग्रेस एक और काम कर रही है, ये जो लाडली बहना योजना या सम्मान निधि योजना है और 500 रुपए का सिलेंडर है, इस आधार पर वो केवल घोषणा तक सीमित नहीं रहे। उनके कार्यकर्ता गांव में दूसरी जगहों पे फॉर्म भरा रहे हैं। तो गांव में ये जो 500 रुपए का सिलेंडर है, इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। जिस तरीके से उन्होंने ऋण माफी का मुद्दे ने गांव में काम किया था, मैं समझता हूँ ये जो 3-4 मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन कर्मचारियों में काम करेगी, ये जो 500 रुपया महीना महिलाओं का ये काम करेगा। इसी तरीके से और जो लोकल टच के मुद्दे क्या हो सकते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं इसमें काम करेंगे। और ये हमेशा याद रखिए, सिद्धांत में और स्वार्थ में एक अंतर होता है जमीन आसमान का। व्यक्ति सिद्धांत से जीना चाहता है, लेकिन जब भी स्वार्थ की बात आती है तो वो सिद्धांत को किनारे कर देता है। राष्ट्र, संस्कृति और धर्म ये सिद्धांत की बात है। इस पर जब भी व्यक्तिगत हित की कोई भी बात ऊपर आएगी तो स्वाभाविक है कि धर्म, राष्ट्र और संस्कृति पीछे चली जाएगी। हम देख रहे हैं, पिछले 1500 वर्षों से देख रहे हैं, किसी को दरबार में अगर 2500 का मनसब मिल गया तो उसने धर्म भी बदल लिया। तो मतलब कई ऐसे परिवारों के बच्चों ने धर्म बदले हैं कि जिनका आश्चर्यजनक है, उनको हमारे लिए पूजनीय है। तो कुल मिलाकर के
हमेशा स्वार्थ जो है वो सिद्धांत पर हावी होता है। तो कांग्रेस बहुत सोच समझ करके कर्नाटक में उन्होंने व्यक्तिगत हितों की बात कही है और यहाँ भी वो व्यक्तिगत हितों की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे उनको कुछ ना कुछ लाभ तो होगा। चलिए ठीक है, इसी बात पर मैं रिएक्शन चाहूंगा आशीष जी से भी कि जो चीजें कर्नाटक में काम कर गई, क्या वही चीजें मध्य प्रदेश में भी काम करेंगी? क्योंकि देखिए भौगोलिक परिस्थितियां दोनों राज्यों की अलग अलग है। वो दक्षिण का राज्य है, हम लोग मध्य में बैठे हुए हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ के कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन भी तो हैं। क्या कहेंगे आप आशीष जी? इसमें सबसे कॉमन चीज है, देश भर में सबके लिए कॉमन है, वो ये है कि आम आदमी की जरूरतें और उसकी जेब जी, ये सबसे कॉमन चीज है। और जो चीज उसको इस चीज को प्रभावित करती है या इस मुद्दे पर राहत देती है, उससे आदमी सीधा कनेक्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए तो ये 500 रुपए का सिलेंडर और ये जो दूसरी चीजें हैं, ये निश्चित रूप से क्लिक होंगी। और ये क्लिक होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि देखिए, ये जैसे एक वो भजन है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। तो आदमी जो है पहले अपनी जरूरतें देखेगा, निश्चित तौर पर उसकी तरफ आकृष्ट होगा कि उसको रोजगार मिल जाए, उसको खर्च के लिए पैसा मिल जाए, उसका परिवार ठीक से चल जाए, इस चीज से कनेक्ट होगा। तो मैं यही पहले जैसा मैंने कहा कि राजनीति यदि इस तरफ लौटती है तो बहुत शुभ संकेत है। लोगों को राहत मिलना जरूरी है। जो हालात है, महंगाई है, ये सब चीजें बड़ा लोगों को प्रभावित कर रही है। लोग बोल नहीं रहे हैं या जैसे भी अपनी व्यवस्थाएं जमा रहे हैं। इसलिए चाहे कर्नाटक हो, केरल हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, ये मुद्दा जो है, जो जेब से आदमी के कनेक्ट होता है, पेट से कनेक्ट होता है, वो ही मुद्दा आसानी से क्लिक हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश जी, अब थोड़ा बात कर लेते हैं तैयारी को लेकर के। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने कर्नाटक से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, दक्षिण से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला परिणाम के रूप में। तो अब ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में भी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनके दौरों को लेकर के तैयारी की जा रही है। क्या वो आएंगे मध्य प्रदेश में और उनके दौरे होंगे बैक टू बैक उनके, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या और भी जो नेता हैं, या हम बात करें दिग्विजय सिंह की, तो वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अचानक से एक एक्टिवनेस दिखने शुरू हुई है कांग्रेस में, पहले ये कहा जाता था कि नहीं कांग्रेस बिखरी हुई है, गुटों में बटी हुई है, लेकिन अब वो एक एक्टिवनेस जमीन पर दिखाई दे रही है। तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा रमेश जी? एक्टिवनेस कांग्रेस में अचानक नहीं आई है। आप अगर देखेंगे, जब से उनकी सरकार गई है तब से दिग्विजय सिंह निरंतर दौरे कर रहे हैं और वो जो दौरे कर रहे हैं उसमें ज्यादा वो जोर दे रहे हैं कार्यकर्ताओं की बैठकों का और नेताओं के साथ बातचीत का। आप देख लीजिए पिछले 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ जी भी अपने स्वभाव की, ये ठीक है कि वो दिग्विजय सिंह जी जितने दौरे नहीं कर रहे हैं उनसे कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार यात्रा पर है। आप अगर देख लें इन 3 वर्षों में प्रति माह या कई बार तो माह में 2 बार कांग्रेस का कोई ना कोई केंद्रीय नेता जो है या कोई पदाधिकारी मध्य प्रदेश के किसी न किसी कोने में आया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इस बार 3 वर्षों में वो बिल्कुल चुप होकर के नहीं बैठी, वो बराबर उसमें काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी सरकार गई है, 15 साल बाद तो उनको सरकार मिली थी, तो जिस तरीके से थाली मुंह से चली गई है, तो उनको भी बहुत ज्यादा इसको एक प्रकार से जिसको कहते हैं उन्होंने गंभीरता से लिया है और उसी गंभीरता से वो सरकार दोबारा आए और इस बार पूरे बहुमत के साथ आए, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसकी वो बराबर होमवर्क कर रहे हैं। फिर इसके अलावा आप अगर उनके मुद्दे भी देखिए, इससे पहले कभी कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस कार्यालय में कभी सुंदरकांड और रामायण के पाठ कभी नहीं हुए, तो लेकिन बराबर वो इस बार भी कर रहे हैं। मंदिरों में भी जा रहे हैं, टीका लगवा के फोटो खिंचवा रहे हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन वो भी जाते थे, लेकिन अपेक्षाकृत कम जाते थे। लेकिन इस बार ज्यादा जाकर के कहीं ना कहीं इसको प्रचार कर रहे हैं, अपने टीके को और भगवा दुपट्टे को। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के वो भाजपा को हर मोर्चे पर, हर पॉइंट पर, हर कॉर्नर पर बराबरी की टक्कर देना चाहते हैं और व्यक्तिगत लाभ की बात दे करके मतदाताओं को आकर्षित अपनी ओर करना चाहते हैं। उनकी जीत की इस तरह की रणनीति बहुत साफ दिख रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी। और आशीष जी, जो बात कमलनाथ जी एक बार कह भी चुके हैं कि हिंदुत्व पर किसी का कोई अधिकार ऐसा नहीं है कि नहीं, हिंदुत्व केवल उन्हीं के लिए है या सिर्फ बीजेपी वाले हिंदुत्व प्रदर्शित कर सकते हैं। जो बात अभी रमेश जी ने कही है कि जो होता ना प्रतीकात्मक राजनीति, प्रतीकों की राजनीति, वो भी देखने को मिल रही है। चाहे भगवा गमछे की बात हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय की बात कर लें, सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो करती हैं। बिल्कुल करती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर
कांग्रेस के अंदर छटपटाहट इसलिए भी है कि उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण का सीधा एक लेवल लगा हुआ है। वो उसको दूर करना भी चाहती है, और वो ये चाहती है कि 80 के दशक तक उसने जो राजनीति करी है सर्वधर्म की और सेक्युलर वाली राजनीति, जो एक उसका मूल पिंड था कांग्रेस का, कांग्रेस वहां बाबरी मस्जिद वाले मामले से उस पिंड से दूर हो गई थी और वो आज तक उसका खामियाजा भुगतती है। तो वो एक कोशिश कर रही है कि वो सबको साथ लेके चले, यही उसने कर्नाटक में किया बस। लेकिन एक समस्या ये है कि यदि कांग्रेस भाजपा की पिच पे खेलने जाती है, हिंदुत्व की पिच पे, तो निश्चित तौर पे मात खा जाती है। तो कांग्रेस को ये सावधानी भी रखनी होगी इसमें कि वो अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो अपना विचार है, वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं तक साफ तौर पर पहुंचाए। वो अगर बीजेपी की पिच पे खेलेगी तो फिसल जाएगी। तो ये कांग्रेस की मूल चिंता है। लेकिन जो बेसिक बात है कि यदि वो सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दों पे लौट रही है तो ये ज्यादा बेहतर है। और कर्नाटक का जो चुनाव है, मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक, दोनों पार्टियों के लिए केस स्टडी की तरह है। वो इसको समझेंगे कि इसके नतीजे क्यों आए। कर्नाटक में हर समाज के वर्ग के वोट कांग्रेस को मिले हैं, जो नहीं मिलते थे वो भी कुछ बढ़े हैं। तो ये जो एक चीज है, ये केस स्टडी है। और सारे राज्यों में इस तरह से कुछ होता है, कोई चीजें बेसिक चीजों पर राजनीति लौटती है, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी लौटेगी। और 2018 में बीजेपी के साथ एक माइंड गेम है कि 2018 में बीजेपी कांग्रेस से मात खाई, भले थोड़े से खाए ज्यादा से खाए। तो ये एक अपर हैंड कांग्रेस के साथ रहेगा कि वो लीड बना सकती है, एक माइंड गेम खेल सकती है, बशर्ते कांग्रेस गुटबाजी और किसी और झंझटों में ना फंसे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, गुटबाजी की बात की है। रमेश जी, बात कर लेते हैं थोड़ा बीजेपी की। जिस तरीके से वीडी शर्मा जी ने ये कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ है और कांग्रेस को इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये, जो बात अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कि जो कांग्रेस से आए हुए जो लोग थे, उनकी वजह से जो पुराने बीजेपी के लोग थे, कहीं ना कहीं वो रुष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा का भाव है और एक गुस्से का भी भाव है कि उनको हाशिए पर धकेल दिया गया। इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है जी। कोई कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए दीपक जोशी अगर चले गए हैं, कांग्रेस में चले गए हैं, या दमोह में जो थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है, या रायसेन जिले में थोड़ी सुगबुगाहट हुई है, गुना जिले में जिस तरीके से सुगबुगाहट हुई है, तो ये सारी चीजें वो हैं, कहीं ना कहीं जो लोग आए हैं उनके कारण ये सारी की सारी समस्याएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि, एक बात समझ लीजिए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है और हर काम में कोई ना कोई समस्या होती है, ये सिद्धांत है जीवन का। ऐसा नहीं है कि समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस समस्या के समाधान से किस प्रकार निपटती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा उनका। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार चुनाव से पहले भाजपा से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे कांग्रेस में, और कांग्रेस के बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो कई बार कोई बड़ा चेहरा इधर से उधर आता है तो वो मीडिया की सुर्खी में होता है, लेकिन स्थानीय स्तर का कोई व्यक्ति जब जाता है, जैसे आज ही सागर का एक कार्यकर्ता कांग्रेस में गया जी, तो कहीं ना कहीं वो ठीक है कि वो छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है वहां उसका अपना प्रभाव है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के लोग अगर इधर से उधर जाएंगे, ये जैसे मुगावली में जो परंपरागत परिवार था पूर्व विधायक देशराज का, उनका लड़का कांग्रेस में चला गया, तो ये जो है इस पर निश्चित रूप से भाजपा को ये समस्या तो आएगी। अब उसमें कैसे निपटती है ये देखने की बात है। जी बिल्कुल, इस चीज से कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस को जो सफलता मिली है, अब कांग्रेस उसे मध्य प्रदेश में दोहराना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह है कि नहीं, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस कर्नाटक की सफलता को मध्य प्रदेश में दोहरा पाती है या नहीं। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।